नमस्कार। आज हम जॉर्ज ऑरवेल की एक बहुत ही मशहूर और प्रभावशाली किताब 1984 पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इसकी एक काफ़ी विस्तृत समीक्षा है, तो चलिए इस किताब की दुनिया में उतरते हैं। इसके जो गहरे संदेश हैं और ये आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है जैसा आपने कहा, ये एक चेतावनी की तरह है। चाहिए। और ये समीक्षा हमें यही दिखाती है कि कैसे ऑरवेल ने उस समय सर्वसत्तावाद, निगरानी और सच को कैसे बदला जा सकता है, इन जैसे बड़े मुद्दों को उठाया था। तो कहानी हमें ले जाती है ओशिनिया, एक काल्पनिक देश है जहां पार्टी का राज है और मुखिया है बिग ब्रदर। हमारा जो मुख्य पात्र है विंस्टन स्मिथ, वो सत्य मंत्रालय में काम करता है। अब नाम तो सत्य मंत्रालय है, लेकिन काम है इतिहास को पार्टी के हिसाब से बदलना। हाँ, मतलब जो पार्टी आज कह रही है वही हमेशा से सच था, ऐसा दिखाना। लेकिन विंस्टन जो है वो अंदर ही अंदर इस पूरे सिस्टम से नफरत करता है, और वो जूलिया नाम की एक सहकर्मी के साथ एक गुप्त प्रेम संबंध शुरू करता है, जो उस दुनिया में अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्रोह है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि पार्टी का कंट्रोल सिर्फ आपके कामों पर नहीं है, वो आपके विचारों तक पहुंचना चाहते हैं। सही। हर जगह टेलीस्क्रीन लगी हैं जो लगातार आपको देख और सुन रही हैं। और फिर वो न्यूज स्पीक वाली बात। हाँ, न्यूज स्पीक, वो तो कमाल का कॉन्सेप्ट है। एक ऐसी भाषा बनाना जिसका मकसद ही गलत, मतलब पार्टी के खिलाफ जाने वाले विचारों को असंभव बना देना है। क्योंकि शब्द ही नहीं होंगे तो सोचेंगे कैसे, है ना? बिल्कुल। अगर किसी चीज के लिए शब्द ही ना हो तो उसे सोचना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन उनका ये छोटा सा विद्रोह ज्यादा टिक नहीं पाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें पकड़ लिया जाता है और फिर प्रेम मंत्रालय ले जाया जाता है। नाम बिल्कुल उल्टा है, वो असल में यातना का केंद्र है। हाँ। और वहां उन्हें उस कुख्यात रूम 101 में ले जाकर मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। रूम 01, जहां आपका सबसे बड़ा डर आपका इंतजार कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल, जब तक वो पूरी तरह से पार्टी और बिग ब्रदर के प्रति वफादार न बन जाएं, तब तक ये चलता है। उफ, इस किताब का शायद सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला पहलू वो है सर्वसत्तावाद का चित्रण। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। हाँ, ये लाइन तो सरकारी निगरानी का मतलब एक तरह से प्रतीक ही बन गई आज। और ये निगरानी सिर्फ बाहरी नहीं थी, जैसा आपने कहा, ये विचारों तक पहुंचने की कोशिश थी। बिल्कुल, और इसके लिए भाषा और सत्य का नियंत्रण बहुत जरूरी था। पार्टी का वो नारा याद है, युद्ध ही शांति है, स्वतंत्रता ही गुलामी है, अज्ञानता ही शक्ति है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि सच को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, पूरी तरह उलट दिया जा सकता है। और इसी से जुड़ा है डबल थिंक का विचार, मतलब एक ही वक्त में दो बिल्कुल उल्टी बातों पर पूरी ईमानदारी से यकीन करना। ये सोचना भी अजीब लगता है। और इस दुनिया में व्यक्तिगत पहचान जैसी कोई चीज, वो तो लगभग खत्म ही कर दी गई है। हाँ, प्यार जैसे निजी एहसास भी खतरनाक माने जाते हैं। विंस्टन और जूलिया का रिश्ता जो एक उम्मीद जगाता है, उसे भी खत्म कर दिया जाता है। बहुत बेरहमी से। हाँ, ऑरवेल की जो लिखने की शैली है वो बहुत सीधी और असरदार है। वो उस भयानक दुनिया को और भी ज्यादा वास्तविक बना देती है। और उन्होंने कई नए शब्द भी दिए हैं, है ना? न्यूज स्पीक, थॉट क्राइम। हाँ, थॉट क्राइम, मतलब पार्टी के खिलाफ सोचना भी जुर्म था। और रूम 101, ये शब्द आज भी हमारी राजनीतिक और सांस्कृतिक चर्चाओं का हिस्सा है। बिल्कुल, इस किताब का सांस्कृतिक असर तो जबरदस्त रहा है। कितनी ही डिस्टोपियन कहानियों और फिल्मों को इसने प्रेरणा दी है। सही कहा। आज भी जब सरकारी दखलंदाजी की बात होती है, या फेक न्यूज की, या निजता के हनन की, तो ऑरवेलियन शब्द सुनने को मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, अक्सर सरकारी निगरानी या सच को तोड़ने मरोड़ने के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। हालांकि कुछ आलोचनाएं भी हैं किताब की। अच्छा। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि कहानी का अंत बहुत ही निराशाजनक है, कोई उम्मीद नहीं छोड़ता। और कुछ आलोचक मानते हैं कि महिला पात्रों को, खासकर जूलिया को, उतनी गहराई नहीं मिली जितनी विंस्टन को। हाँ, ये बिंदु भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किताब की असली ताकत इसकी जो कालातीत राजनीतिक प्रासंगिकता है, उसमें है। हाँ, ये बात तो है। ऑरवेल ने जिस तरह की कल्पनाशील और डरावनी दुनिया रची, और स्वतंत्रता, सत्य, सत्ता पर जो सवाल उठाए, वो आज भी उतने ही जरूरी लगते हैं, एक शक्तिशाली चेतावनी की तरह। तो ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये स्वतंत्रता, सत्य और इंसान के मन पर सत्ता के नियंत्रण की हद क्या हो सकती है, इस पर एक गहरा विचार है। और आज के डिजिटल युग में देखें तो
जहां डेटा कलेक्शन है, ऑनलाइन निगरानी है, सूचनाओं का हेरफेर, हाँ, ये सब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तो 1984 में जो बातें कही गई थी वो शायद अब और भी ज्यादा प्रासंगिक और कह सकते हैं चिंताजनक लगती हैं। बिल्कुल। और शायद अंत में सोचने के लिए एक सवाल ये रह जाता है कि क्या आज की जो टेक्नोलॉजी है और जो सामाजिक व्यवस्थाएं बन रही हैं, क्या वो बिना किसी एक तानाशाह बिग ब्रदर के भी हमें अनजाने में ही धीरे धीरे एक वैसी ही नियंत्रित दुनिया की तरफ तो नहीं ले जा रही? इस पर सोचना जरूरी है। बहुत जरूरी सवाल है।